प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के साथ चलने जा रहा है। आप लोग के समक्ष कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट समाज शास्त्र का, और ये पार्ट 1 है आप लोगों का। 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसे लघु और अति भी आप समझ सकते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये लघु और अति में समझ के समझिएगा। टोटल 200 प्रश्नों का डिस्कशन होगा, ठीक है, जो कि आपको पार्ट वाइज मिलेगा। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है समाज शास्त्र के। तो यदि आप प्री बोर्ड में बैठने वाले हैं, यदि आप बोर्ड में बैठने वाले हैं, तो जबरदस्त तरीके से जुड़े रहिए। और आप जानते हैं कि आप सभी लोग का जो पेपर है वो 8 मार्च को है समाज शास्त्र का। तो बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। 200 प्रश्नों की श्रृंखला है। मैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला हर पार्ट में जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ। आप लोगों का डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे लेकर सेशन को कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट सेशन को। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जब आप चलते हैं तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी। इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज का हम लोग परिचय देखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पहला जो चैप्टर आप लोग का क्या है, भारतीय समाज का परिचय। तो देखिए उसमें आप लोग का जो लघु उत्तरी अति लघु जो प्रश्न आप लोग के मिल रहा है, पहला प्रश्न क्या है, भारतीय समाज में एकता और विविधता का क्या महत्व है। देखिए भारतीय जो इंडियन सोसाइटी है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो है वो एकता और विविधता का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्व देखने को मिलता है। देखिए भारतीय समाज में अगर बात करें हम लोग एकता और विविधता का प्रिय विद्यार्थियों, तो महत्व इस बात में है कि यह देश को क्या करता है, सांस्कृतिक रूप से जो है, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से और धार्मिक रूप से जो है समृद्ध बनाता है। क्या करता है ये, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से और धार्मिक रूप से क्या बनता है, बनाता है ये समृद्ध बनाता है इसको, ठीक है। क्या बनाता है ये, समृद्ध बनाता है। एकता से अगर देखा जाए तो समाज के सभी वर्गों में समन्वय और सहअस्तित्व की भावना क्या होती है, बढ़ती है। एकता जानते हैं कि यदि मिलजुल कर रहते हैं तो समाज के सभी वर्ग जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बनाए रखना। और ये जानते हैं आप सभी लोग कि जो भारतीय समाज की ये बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था पहला आप लोग का। चलिए आइए बढ़ते हम लोग अब दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण क्या हैं। भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण क्या हैं। देखिए भारतीय समाज में जो जानते हैं आप सब लोग की अनेकता में एकता वाली बात होती है, विविधता की बात होती है ना। भारतीय समाज के अगर प्रमुख लक्षणों में देखा जाए तो यहाँ जानते हैं आप सभी लोग की जातीय विविधता जो है बड़े पैमाने पर है, बहुत ही बड़े पैमाने पर। जाति विविधता मतलब अनेक जाति के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलता है मुख्य रूप से यहाँ पर जो है। और भारतीय समाज की जो मुख्य रूप से परिवार की जो प्रणाली रही है वो संयुक्त परिवार प्रणाली है। मतलब क्या है कि दादा दादी, उनके बच्चे, दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे। तो संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या होता है, एकजुट होकर लोग रहते हैं। मतलब एक कई सारे लोग उसमें जब रहते हैं तो उसमें उसको जोड़कर हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। और भारतीय समाज में जानते हैं कि आप लोग का जो है ये 60 से 70% जो आबादी है वो क्या है, वो ग्राम गांव पर निर्भर करती है। तो ग्रामीण संरचना मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और परंपरागत मूल्यों के साथ जो है आधुनिकता का समावेश भी देखने को मिलता है। मतलब हम लोग पूरब पूरब के लोग हैं, लेकिन हम लोग पश्चिम की सभ्यताओं को भी जो है जरूरत की चीजें, जो आधुनिक चीजें हैं, ठीक है ना, वैश्वीकरण की जो बात हो रही है, जो आधुनिकीकरण की बात हो रही है, और बिजनेस वगैरह की बात हो गई, मतलब हर चीजों को जो है उसे भी, औद्योगिकरण की बात हो गई, तो उन सभी का समावेश भी जरूरी है, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न था दूसरा, और ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग पढ़ते हैं तो तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आप लोग का, भारतीय समाज के सामाजिक विभाजन के क्या कारण थे। यानी जो इंडियन सोसाइटी थी अगर उसका देखा जाए तो सोसाइटी का जो डिवीजन किया गया था वो किस बेस पर किया गया है। भारतीय समाज में सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, किन के बेस पर यह किया जाता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो सामाजिक विभाजन है वो बंटवारा किया जाता है, उसके कई सारे रीजन है, कई सारे रीजनों के साथ विभाजन होता है, जिसमें प्रमुख कारण जो है वो मुख्य रूप से क्या है, जाति व्यवस्था है। क्या है वो, जाति व्यवस्था के रूप में, ठीक ना। और दूसरा देखो, देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या है, वो धर्म के रूप में। मतलब धर्म के रूप में अगर देखा जाए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी, यहूदी, मतलब बहुत सारे धर्मों से जो बना, जैन धर्म, ठीक ना। भाषाओं की बात हुई, भाषाओं की जैसे कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग मतलब महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग भाषाओं का जो लोग जोड़ देते हैं। भाई जाहिर सी बात है क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी भाषा हो गई आप सभी लोगों की,
जैसे यहाँ पर हिंदी भाषा हो गया और इंग्लिश भाषा हो गया, उर्दू भाषा हो गया, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है ना, बंगाली, तो ऐसे तमाम जो भाषाएं हैं, तो जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो मुख्य रूप से अपनी भाषाओं को जो है प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। और क्षेत्रीय विभिन्नता के रूप में भी है, अलग अलग क्षेत्रीय लोग हैं, अगर देखा जाए तो शहरीकरण में जो है रहने वालों का रहन सहन अलग तरीके से है, ग्रामीण समाज में रहने वालों का अलग तरीके से है ना। जो मुख्य रूप से हैं जो मलिन बस्तियों को हम लोग जब देखते हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनकी जो है क्षेत्रीय विभिन्नता अलग अलग तरीके से सभी जगहों पर अलग अलग है। ये विभाजन देखा जाए दोस्तों तो कभी कभी समाज में असमानता भी पैदा करता है और संघर्ष को बढ़ावा भी देता है, ठीक है ना। ये जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रिय विद्यार्थियों की सामाजिक विभाजन जो है ये होता है, तो इसमें कुछ लोगों के साथ जो होता है बहुत ही संघर्षशील जीवन हो जाता है और कुछ लोगों का जीवन जो होता है बहुत ही सुखमय। तो यही कहते हैं हम लोग कि अलग अलग तरीके से जो है वो जीवन का अपना जो होता है उनका क्रियाकलाप होता है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे प्रिय विद्यार्थी, लेकिन जबरदस्त तरीके से इससे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिए, ये आप लोग का काम है, ठीक है। मेरा काम है डिस्टेंस आप लोग कंटेंट प्रोवाइड कराना, और जबरदस्त तरीके से आर्ट साइड के जो भी विद्यार्थी हैं इसे खुद भी इसका लाभ उठाएं और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करें। और पीडीएफ इसका रिसोर्स आप लोग को प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन आप लोग को उसके लिए 950 690 225 7 नाम के नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज। भारतीय समाज को बहुसांस्कृतिक समाज क्यों कहा जाता है? देखिए बहुसांस्कृतिक समाज इसलिए कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विभिन्नता में बहुत विभिन्न, अनेकता में एकता ना। तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर जो बंटवारा है, वितरण है, वो सामाजिक वितरण जो है वो बहुत ही ज्यादा विभिन्न है। यानी भारत में देखा जाए तो बहुत प्रकार के क्या विभिन्न धर्म हैं, ठीक है, और जातियां यहाँ पर जो हैं बहुत ज्यादा हैं, भाषाएं यहाँ पर जो है अलग अलग सभी की भाषाएं हैं, और संस्कृतियां भी जो होती हैं यहाँ पर अलग तरीके से पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल की बात करें, हम लोग असम की बात करें, ठीक है ना, गुजरात की बात करें, तो हर जगहों का अपना परिधान जो है, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, संस्कृति जो है वो उनकी अलग अलग है। तो इसीलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों ने जो बहुसांस्कृतिक समाज, जब हम लोग के यहाँ 15 और 26 जनवरी का जो ये आप लोग का जब रैली निकाला जाता है स्टेट वाइज जो होता है, वो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है या तो स्वतंत्रता दिवस का, जब तो आप देखते होंगे दिल्ली लाल किला के पास जब है, तो हर राज्यों के लोग जो होता है वो अपनी तरीके से अपनी जातीय व्यवस्था, धर्मों को, अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृतियों को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया के सामने, यानी इंडिया के साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पर, कि नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं कि नहीं हाँ भारत जो है वो विभिन्न धर्म, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, इस विविधता के कारण इसे क्या होता है, बहुसांस्कृतिक समाज कहा जाता है। किसी विविधता के कारण जो ये मुख्य रूप से जो है देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये 4 प्रश्न हो गया प्रिय विद्यार्थियों हम लोग का, बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता का क्या महत्व है? देखिए सामाजिक गतिशीलता का अगर बात करें हम लोग, तो देखिए इस बात पर यह निर्भर करता है कि यह व्यक्तियों और समुदायों को जो होता है वो आर्थिक और सामाजिक स्तर जो होता है इनका वो उसमें सुधार आता है, अवसर प्रदान करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी समुदाय से, जैसे हम लोग फिलहाल में बात करें, जैसे हम लोग जनरल, ओबीसी, एससी एसटी के बारे में बात करें, तो जैसे कहा गया कि समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे, तो एससी एसटी को, तो उनको जो है मुख्य रूप से जो है कुछ अवसर ऐसा इनको प्रदान करना जिससे कि वो भी अपने समुदायों को जो है लेकर उसमें गतिशीलता प्रदान कर सके, ठीक है ना। तो स्थिति में यानी उसकी उनकी स्थिति में सुधार का जो अवसर प्रदान करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक गतिशीलता, ठीक है ना। यानी समाज का ऐसा भाग जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, यानी हर व्यवस्थाओं से जो पिछड़ा हुआ था, तो उन्हें क्या करना, एक ऐसा सुधार का अवसर देना जिससे कि वो अपने सामाजिक स्तर को जो है वो उठा सके, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिएगा, ठीक है। और यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और जबरदस्त तरीके से ये है आप लोग का जो 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सदाबहार प्रश्न है, हर बार आप लोग कहती लघु में देखने को ये प्रश्न घूम फिर कर मिलते ही है समाजशास्त्र में, तो ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। देखिए डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखिए डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसांख्यिकी संरचना। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी का देखा जाए, अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो भारतीय समाज की जो है वो जनसांख्यिकीय संरचना क्या है, जनसांख्यिकी संरचना जो है वो क्या है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी का। तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए हम लोग, तो यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोग का 6वां प्रश्न, ठीक है ना,
तो जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए जनसांख्यिकी का अर्थ होता है देश की जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो जो देश की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, मतलब हर एक देश का जो है, हर एक राज्यों का जो है, हर एक जिला का जो डाटा कलेक्ट करके जो बताया जाता है, ठीक है ना, या किसी क्षेत्र का जो हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं जनसांख्यिकी, यानी जन लोगों की संख्या का क्या करना, अध्ययन करना। तो देश की जनसंख्या का अध्ययन करना जनसांख्यिकी के अंतर्गत आता है। देखिए ये जो जनसंख्या होती है प्रिय विद्यार्थियों, किस पर निर्भर करती है। देखिए जिसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जन्म दर की बात होता है, मृत्यु दर की बात होता है, जनसंख्या वृद्धि वहां पर क्या है, और जनसंख्या वितरण शामिल होता है, ठीक है ना। जनसंख्या वितरण के बारे में बात करते हैं जैसे हम लोग, तो कि जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, तो ये जनसंख्या वितरण की बात करता है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या हो गया, जैसे 2024 का डाटा क्या था, 2025 का डाटा क्या होगा, ठीक है ना। जन्म दर और मृत्यु दर का मतलब हो गया प्रति 1000 लोगों पर जीवित बच्चों का और मृत बच्चों का। जब ये डाटा तैयार किया जाता है तो जन्म दर मृत्यु दर की बात होती है, ठीक है ना। तो जनसांख्यिकी के आधार को डिसाइड करने के लिए ये सभी लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों। देखिए आज आप सभी लोगों का जो है ये लास्ट दिन है इस वर्ष का, 2024 अब आप लोग का समाप्त होने वाला है। तो नया वर्ष जो आप लोग का 2025 आया वो आप लोग के लिए बहुत ही मंगलमय हो, और आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाएं बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ठीक है। जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो चल रहा है वो भी अच्छा है, और जो आने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़िए प्रिय विद्यार्थियों। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का के कारण क्या है, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। और जो हैप्पी न्यू ईयर जिसे हम लोग कहते हैं, नव वर्ष मंगलमय हो आप सभी लोगों का। और जबरदस्त देखिए मंगलमय के लिए प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग भी जिम्मेदार रहेंगे। मंगलमय देखिए, मंगलमय के लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी होता है उसके पीछे, तो आप लोग जो है जबरदस्त तरीके से अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड जो है आप सभी लोगों का आपके सर पर है, और प्रैक्टिकल वगैरह के भी पेपर हैं। तो अपने सभी चीजों को सेलिब्रेट करने के साथ साथ अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि कारण के बारे में अगर बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अशिक्षा है, ठीक है ना। शिक्षित समाज का न होना भी जो है जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। बाल विवाह का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों की जो है 18 वर्ष से कम उम्र के जब विवाह करा दिए जाते हैं तो उनको हम लोग बाल विवाह की श्रेणी में रखते हैं। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं से कारण थे। और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार देखने को मिला हम लोग के जो भारतवर्ष में देश में या तो अदर जगहों पर जो है, ये भी जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से जो है क्या है, ये कारण में गिने जाएंगे। यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार देखने को मिला, तो यह भी भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों में एक रहेगा। और पारंपरिक सामाजिक दृष्टिकोण जो है दूरदर्शन, वो भी जो है पारंपरिक व्यवस्थाएं जो बनाई गई रहती हैं हर धर्मों की अलग अलग तरीके से, तो वो भी कहीं ना कहीं से कारण बनता है क्या करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि के बढ़ावा देने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। अब 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या है हम लोग का, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए सरकार जो है वो समय समय पर जो है मुख्य रूप से विशेष कार्य भी करती है कि जनसंख्या नियंत्रण को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसमें देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, देखिए हम दो जो है हम दो हमारे दो की बात होती है यहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रम में, लेकिन तरह तरह की चीजें हैं। कुछ लोग तरह की समस्याएं हैं कि यानी हम है हमारे होने दो, तरह तरह के लोग अपने ही फार्मूले पर चलते हैं लोग, तो लेकिन ये चीजें नहीं। तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उनका जो है सरकार जो गाइडलाइन बनाती है, व्यवस्थाएं बनाती है, उसका जो है विशेष रूप से जो है वो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और जनसंख्या शिक्षा, यानी अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है तो उससे क्या सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जनसंख्या को शिक्षित करना भी, यानी जनसंख्या शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है, जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो विद्यार्थी जो गर्भ निरोधक साधनों का भी प्रयोग किया जाता है, और प्रचार प्रसार जो का इनका प्रचार प्रसार करना जो होता है, ये मुख्य रूप से जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख कदम है, ठीक है। जिस पर कि सरकार जो होता है प्रिय विद्यार्थियों और सामाजिक जो स्तर पर होता है इस पर कार्य भी नियमित रूप से देखने को मिलता है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में जनसंख्या वितरण का क्या स्वरूप है। देखिए जनसंख्या वितरण के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, तो जनसंख्या वितरण जो है या जितने भी स्टेट हैं, ठीक है ना, तो उन सभी का जो जनसंख्या वितरण है वो अलग अलग तरीके का है, मतलब असमान है, ठीक है ना। हर जगहों पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए तो एक समान लोग नहीं है।
वैसे कहा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो कुछ जगहों का जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सभी शीर्ष पर आते हैं आप लोग का। अब जैसे आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है आबादी है बहुत ही कम है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया भारत में जनसंख्या भी क्या है, वो असमान है, यानी ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहना पसंद, मतलब एक तरीके से अभी घनी आबादी वहां की नहीं है, यहाँ वहां उतना उतना लोकप्रियता अभी नहीं है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में देखा जाए, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग का उत्तर प्रदेश है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है वो भारत का सबसे बड़ा और राज्य भी है, और केंद्र शासित में भी मतलब ओवरऑल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। और बिहार जो है, पश्चिम बंगाल हो गया आप लोगों का, ठीक है। और विरल आबादी वाले क्षेत्रों में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जो है तो आप लोगों का क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम हो गया। तो भारत में जनसंख्या वितरण क्या है, वो भी असमान है, ठीक है ना, जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है। 10वें प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं, भारत में युवाओं की जनसंख्या का क्या महत्व है। भारत में युवाओं की जनसंख्या का महत्व देखा जाए तो युवा जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। हम लोग जानते हैं कि भारत वर्ष जो देश इस समय है वो युवाओं के मामले में शीर्ष पर है। अधिक जनसंख्या से इसे एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हो गया क्योंकि यह आर्थिक विकास और उत्पादकता को योगदान में देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए युवाओं की जनसंख्या किसी भी देश की जो होती है सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अलग बात है कि हम लोग का भारतवर्ष जो है या यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं इस समय उतनी चीजें नहीं है कि जिस तरीके से मतलब सभी ढांचों को जो है नियंत्रित किया जा सके, या सही मामलों में देखा जाए तो भारतवर्ष जो है, भारत सरकार जो है या और भी राज्य सरकार के बारे में बात की जाए, यहाँ पर जो है युवाओं का सही यूज नहीं हो पाया एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी हम लोग के पास, लेकिन हम लोग उसका जो है वो सही उपयोग सही दिशाओं में जो है, भारत में युवाओं का जो जनसंख्या है वो महत्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सही मायनों में जो विकास होना चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है, ठीक है। चलिए मिलकर हम लोग किया जाएगा, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोग जो है बेहतर करिए, स्टडी करके अच्छे से जीवन को। सोशल इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, देखिए कंटिन्यूटी एंड चेंज, सामाजिक संस्थाएं जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो निरंतरता और परिवर्तन के कारणों मुख्य रूप से देखा जाए तो सामाजिक जो संस्थाएं होती है मुख्य रूप से उसमें निरंतरता और परिवर्तन देखने को किस प्रकार से मिलता है, या ऐसा क्यों होता है। देखिए सामाजिक संस्थाओं का क्या अर्थ होता है, यानी सामाजिक संस्था इस समाज में व्यवस्थित एक संरचना होती है प्रिय विद्यार्थियों जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है। जैसे परिवार की बात हो गई, ठीक है ना, परिवार में मिलजुल कर रहना, लेकर चलना उसको, ये सामाजिक संस्थाएं बनेगी, व्यवस्थाएं बनाई गई है। विवाह हो गया, जैसे धर्म की बात हो गई और शिक्षा की बात हो गई, ये सामाजिक संस्थाएं जो होती है प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से जो है इनको संचालित करती है, इनको नियंत्रित करने का काम करती है। तो समाज में बनाई गई ये संरचनात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना, जिसे हम लोग सामाजिक संस्था कहते हैं। जैसे परिवार को चलाने का, ले चलने का, विवाह की बात हो गई, धार्मिक रूप से जो बात हो गया, शिक्षा का जो बात हो गया, तो ये सब जो होता है सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत ही आता है। यह 11वां प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का, टोटल 200 प्रश्नों की श्रृंखला जिसमें आज 20 प्रश्नों का डिस्कशन होगा, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 प्रश्न आप लोग के और बचे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यदि आप अभी वीडियो स्किप करके चले गए तो आप लोग के वो महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएंगे। भारतीय समाज में विवाह की परंपरा क्या है, तो देखिए भारतीय समाज में प्रिय विद्यार्थी विवाह की परंपरा में देखा जाए तो बाल विवाह, अंतर जाति विवाह और दहेज प्रथा शामिल है। अंतर जाति विवाह का मतलब जो कि बाल विवाह का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों की जो बालक कम उम्र में ही विवाह कर देना बालक और बालिकाओं का। अंतर जाति विवाह का मतलब कि एक ही जाति में विवाह की बात होती है मुख्य रूप से। और दहेज प्रथा का मतलब हो गया कि जो ये चलन प्रथा की मतलब यह इतना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है ना। दहेज लेना पाप है, ससुर नहीं साप है, बहुत तरह के देखिए हम लोग जब बीएचयू पढ़ते थे तो उस समय ये दहेज प्रथा पर हम लोग जो है मुख्य रूप से निकाले थे रैली वगैरह उस समय। तो ये देखिए दहेज प्रथा जो है मुख्य रूप से शामिल है प्रिय विद्यार्थियों इसमें। तो ये चीजें हो गई मुख्य रूप से। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या परिवर्तन आए। संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या परिवर्तन देखने को मुख्य रूप से मिला है। देखिए संयुक्त परिवार प्रणाली में अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार की प्रणाली को कमजोर होने के पीछे बहुत व्यवस्था है। देखिए औद्योगिकरण हो गया जो प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, ठीक है ना। औद्योगिकरण मतलब हो गया तो उद्योगों के लिए जो है वो एक जगहों से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। शहरीकरण हो गई मतलब लोग जो है गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं काम वगैरह के लिए। और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की बढ़ती इच्छा कारण जो है प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त प्रणाली जो है वो कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना। इसमें लोग जो है वो एकल प्रणाली की ओर लोग भागते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए संयुक्त प्रणाली परिवार जो है वो परिवर्तन इसमें मुख्य रूप से देखने को मिला है और वो कमजोर देखने को कमजोर होते जा रहे हैं।
पितृसंतात्मक समाज का क्या अर्थ है? देखिए, पितृसंतात्मक और मातृसंतात्मक। पितृसंतात्मक का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों कि ऐसा समाज जिसमें पुरुषों को प्रमुखता दी जाती है, और मातृसंतात्मक समाज का मतलब होता है जिसमें कि माताओं को प्रमुखता दी जाती है, यानी महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है। तो पितृसंतात्मक समाज क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? वह होता है जिसमें पुरुषों को जो होता है मुख्य से प्रमुखता दी जाती है, और परिवार के सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो पुरुष सदस्य लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पितृसंतात्मक समाज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पितृसंतात्मक समाज बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना, यानी जहां पर जो होता है वो पुरुषों को प्रमुखता दी जाती है और महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो पुरुष सदस्य लेते हैं। और मातृसंतात्मक में जो होता है विद्यार्थियों मुख्य रूप से जो है ये महिला की प्रमुखता दी जाती है, और परिवार में सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो महिलाओं के अधीन होते हैं। ठीक है ना, ये चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मातृसंतात्मक। देखिए 15वां प्रश्न हो गया आपका, सामाजिक संस्थाओं में निरंतरता कैसे बनी रहती है? सामाजिक संस्थाओं में निरंतरता कैसे बनी रहती है? तो देखिए परंपराओं का बना रहता है, धार्मिक मान्यताओं का बना होता है, सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से बना होता है, और सामाजिक संस्थाओं में निरंतरता बनी रहती है। न सामाजिक संस्थाओं में निरंतरता बने रहने के लिए मुख्य रूप से जो होता है ये सभी चीजें जो होती है वो जिम्मेदार होती है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये जो होता है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ये जो बढ़ता है तो यहाँ पर देखने को मुख्य रूप से ये चीजें देखने को मिलती है। कुछ गाना वगैरह सब बनाने बजाने लग रहे हैं। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल सामाजिक इंस्टीट्यूशन जो होता है यहाँ पर, जब हम लोग सामाजिक संस्थाओं के रूप में जो होता है बाजार, सामाजिक संस्थाओं के रूप में जो है द मार्केट इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। बाजार को सामाजिक संस्थाएं क्यों माना जाता है? देखिए, बाजार को सामाजिक संस्थान क्यों माना? देखिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं कॉपीराइट ना मार दे सब, क्योंकि इधर जो है थोड़े से हम लोग का जो मलिन बस्ती है ये भी इधर ही, तो टोटो वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले जितने हैं सब आएंगे कमा कर अपना गाना धुन में मस्त है सब, थोड़ा उन सभी चीजों को झेलते हुए चल रहे हैं भाई। यूट्यूब से विनम्र निवेदन है कि कॉपीराइट ना मारे वो। बाजार को सामाजिक संस्थान क्यों माना जाता है? बाजार को सामाजिक संस्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह न केवल आर्थिक आदान प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रभावित करता है। तो बाजार जो होता है सामाजिक संस्थान क्यों मानते हैं इसको हम लोग? क्योंकि यह केवल आर्थिक आदान प्रदान के लिए नहीं होता है, बल्कि इससे क्या होता है सामाजिक संबंध जो होते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। ये चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे दूर तक हो, चाहे पास तक हो, तो ये सभी जगहों पर जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। सामाजिक संबंध जो होता है वो भी क्रिएट हो, जैसे कहते हैं सोसाइटी में लोग काम करते हैं तो उनका अलग अलग तरीके का बात व्यवहार लोगों को बनता है, भैया वो बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं, हम उनके यहाँ से सामान लिया जाएगा। जैसे भारतीय बाजार से जो है, या जो चाइना बाजार हो गया आपका, जो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहां से क्या होता है विद्यार्थियों की वहां की सांस्कृतिक जो सामाजिक संबंध के साथ साथ वहां का संस्कृति भी यहाँ पर आती है, और यहाँ की संस्कृति भी वहां जाती है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो है वहां से यहाँ से वहां वो भी पलायन करती है या आती है एक जगहों से दूसरे जगहों पर। ग्रामीण बाजार का क्या महत्व है? देखिए, ग्रामीण बाजार का मुख्य रूप से देखा जाए तो ये भी जानते हैं ग्रामीण बाजार का इसलिए महत्व क्योंकि भारत जो है वर्ष है वो ग्रामों का ग्रामीण बहुलता वाला जगह है भी। तो ग्रामीण बाजार में मुख्य रूप से जो होता है वो आर्थिक लेन देन के अलावा जो होता है वो ग्रामीण समुदायों में जो मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का स्थान है। यानी ग्रामीण बाजार जो होता है वो आर्थिक लेन देन के अलावा जो है होता है प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर ग्रामीण समुदायों में सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का स्थान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होता है ये मुख्य रूप से ग्रामीण समाज में देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये प्रश्न भी जो है आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। बढ़ते हम लोग आप 18वें प्रश्न की ओर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी हम लोग का 20 प्रश्नों की ओर पहुंचने वाले हैं। उपभोक्तावाद का क्या अर्थ है? उपभोक्तावाद का क्या अर्थ है? उपभोक्तावाद का अर्थ जो होता है उपभोक्ताओं को जरूरतों और इच्छाओं को बढ़ावा देना और वस्तुओं की खपत को प्राथमिकता देना, वस्तुओं की खपत को प्राथमिकता देना, तो उसे ही हम लोग कहते हैं उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद का मतलब होता है, उपभोग का मतलब जैसे हो गया किसी सामान हो गया जो, तो उपभोक्ताओं की जरूरतों और इच्छाओं को बढ़ावा देना और वस्तुओं की खपत को प्राथमिकता देना। मतलब किसी सोसाइटी में समाज में अगर ठंडे का समय है, अगर आलू की जरूरत है, सब लोग आलू कच्चा आलू वगैरह खाना चाहते हैं या छिमी वगैरह खाना चाहते हैं, तो वो जरूरतों की इच्छाओं को बढ़ावा देना, ज्यादा ज्यादा जो है वो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराना। तो वस्तुओं की खपत को प्राथमिकता देने के लिए जो है वो व्यापारी जो होते हैं या तो व्यापारी मंडल जो होते हैं वो पूरी व्यवस्थाओं को वो करते हैं, या छोटे स्तर पर देखा जाए या बड़े स्तर पर देखा जाए तो उससे हम लोग उपभोक्तावाद कहते हैं। ठीक है ना, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रहेगा।
चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बाजार में असमानता कैसे उत्पन्न होती है। देखिए बाजार में असमानता तब उत्पन्न होती है जब विद्यार्थियों जब आर्थिक संसाधनों का वितरण असमान होता है। असमानता देखिए क्यों प्रकट होगा, मतलब यहाँ पर जो होता है आर्थिक, मतलब ये आर्थिक संसाधनों का वितरण असमान होता है। जैसे कहा गया कि कोई दुकान है, अब वहां पर कहीं कोई आटा का दुकान है, या आटा बिक रहा है या चावल बिक रहा है, तेल वगैरह बिक रहा है। अब पता चला कि कोई आटे का जो रेट है वो कोई 30 रुपया दे रहा है, कोई 35 रुपया दे रहा है, कोई 25 रुपया दे रहा है, तो कोई 25 दे रहा है कोई 35 दे रहा है। तो इसलिए इसको देखिए असमान वितरण है, मतलब आर्थिक संसाधन जो है वो असमान वितरण के रूप में है, और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, तो ये जो होता है मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यानी बाजार में असमानता, यानी एक तरीके से देखा जाए तो बाजार में जो होता है वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है मुख्य रूप से। 20वां प्रश्न, और ये पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। भूमंडलीकरण ने बाजार पर क्या प्रभाव डाला है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भूमंडलीकरण ने बाजार में जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई है, और उपभोक्ताओं की विकल्पों का विस्तार किया है। उपभोक्ताओं के विकल्पों का विस्तार भी हुआ है। विकल्प का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मोबाइल वगैरह का देख रहे हैं आप सभी लोग को, हर एक देशों के जो मोबाइल मार्केट में जो है उपलब्ध है, वो जिसको जो पसंद है वो ले। मार्केट में जो है हर जगहों के जो है टीवी वगैरह या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और भी व्यवस्थाएं जो हो गई वो उपलब्ध हैं, विकल्प मिल रहे हैं लोगों को, बहुत सारे विकल्प नहीं, एक सामान के जो है बहुत सारे विकल्प। या छोटे स्तर पर भी देखा जाए, अगर दुकान वगैरह में देखते हैं हम लोग, जैसे कहा गया कि कोई भी चीजें जो होती हैं, अंकल चिप्स हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, भुजिया वगैरह नमकीन, तो उसमें देखते हैं कि हर एक कंपनियां जो छोटे छोटे स्तर पर भी कंपनियां वो संघर्ष कर रही है, उसमें अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाकर वो जो है अपनी तरफ उपभोक्ताओं को खींचने का प्रयास कर रही है। तो भूमंडलीकरण का मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय उत्पाद जो है वो एक, मतलब हम लोग को जो है अमेरिका का भी कोई चीज चाहिए तो वो हमारे इंडियन मार्केट में भी उपलब्ध मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है ना, तो उपलब्धता बढ़ाई गई है, भूमंडलीकरण की वजह से ही ऐसा हो पाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था समाजशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग का। अब देखिए ये 200 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला पार्ट हम लोग का समाप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिएगा, और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर रखिएगा। और जो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज 31 दिसंबर 2024 है, और 2024 का ये आज अंतिम दिन है प्रिय विद्यार्थियों। और जस्ट आप लोग जो हैं 2 से 3 घंटे में जो है वो आप न्यू ईयर में प्रेजेंट करने वाले हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप सभी लोगों का हैप्पी न्यू ईयर जो है वो बहुत ही बेहतर बीते। ठीक है, और लेकिन एक चीज आप लोगों को करना पड़ेगा, पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर जबरदस्त तरीके से शेयर भी करना पड़ेगा, और मंगल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। प्री बोर्ड आपके सर पर है, आपका एग्जाम आपके सर पर है, तो स्टडी भी आप नियमित रूप से जारी रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।